नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा बच्चों, आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज हम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपका चैप्टर है भाई अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही उम्दा चैप्टर है। इसका आज हम वन शॉट करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में सब कुछ जो है इस चैप्टर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हम जानेंगे, है ना। और मतलब मैं इतना बोलूंगा कि इस चैप्टर के बाद आपको कुछ और वीडियोस देखने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही लेक्चर में जो है आपका ये पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। बस आपको करना क्या है, शर्त यह है कि शुरू से लेके एंड तक जो है सुनना है, कानों से सुनना है, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, बस फोन पकड़ के बैठ जाओ, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगी उसको नोट डाउन करते रहना। बाकी आपके अमित भैया हैं, सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। चले तो फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आगे जो है इस क्लास को जल्दी से फटाफट से जो है इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम शुरू कर लेंगे अपने इस प्यारे से चैप्टर को, ठीक है ना। क्लियर हुआ, हाँ या ना। फटाफट से बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। हेलो बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, क्या बोलता हूं भाई, कि जब भी किसी चैप्टर की शुरुआत करो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चैप्टर हो, हमेशा किस पे जाओ, नाम पे, है ना। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, तो बात हो रही है भारत की, है ना। किसी और दूसरे देश की बात नहीं हो रही, जैसे कि हमेशा हम यूरोप की बात करते रहते हैं, है ना। तो हम यूरोप की बात नहीं कर रहे, हम भारत की ही बात कर रहे हैं। और भारत में किस चीज की बात कर रहे हैं, कि जिस चीज की कमी है उसी चीज की हम बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं, तो भैया खाद्य की बात कर रहे हैं। खाद्य मतलब खाने पीने की चीज होती है, इसे हम बोलते हैं फूड, खाना जो आप डेली खाते हो। और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, है ना, इसको बचाने की जो है बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आप सबकी बात करूं, है ना, तो आपको जो है पेट भर के खाना मिलता है या नहीं मिलता, ये बताओ, सच्ची सच्ची बताओ कि ज्यादातर जो बच्चे हैं उन सबको जो है पेट भर के खाना मिलता होगा, मिलता ही मिलता होगा। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपके माँ बाप इतना तो कमा रहे होंगे कि आपको जो है 3 वक्त का खाना दे रहे होंगे। सुबह नाश्ता मिल जाता होगा, खाना मिल जाता होगा, रात को भी आपको दोपहर का लंच और रात का जो डिनर होता है वो तो सब करते होंगे, ज्यादातर जो बच्चे करते होंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बहुत लकी हो कि आपको 3 वक्त का जो खाना है वो कम से कम मिल तो रहा है ना। जैसे आपने कहावत सुनी होगी भाई, 2 वक्त का जो खाना है वो नसीब नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत की, है ना। भारत में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, अब तो खैर हम जैसे हम बात करें, अब तो खैर बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसे आप 2011 का डेटा देखोगे तो भारत में जो गरीबी थी वो करीबन 30% थी। अब की हम बात करें तो अभी जो नया डेटा था 2019 वाला, जो 20 वाला डेटा जो आया था, उसके अकॉर्डिंग 14%, 14-15% है गरीब हमारे भारत देश में, है ना। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे भूखे घूमते रहते हैं, है ना। उन्हें 2 वक्त का जो खाना है वो नसीब नहीं है, भूखे सो जाते हैं रात को। और जब ये चीज लंबे समय तक चलती है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हम आपकी अगर बात करें, मैं अपनी बात करूं, और भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो इतने तो हैं ठीक ठाक कि भैया पेट भर के वो भोजन कर सकते हैं। मैं कहता हूं अंबानी तो नहीं है वो, अमीर तो बहुत ज्यादा नहीं है वो, लेकिन हाँ इतना पैसा है कि भैया वो आराम से खाना वाना खा सकते हैं, इतना तो है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे देश की बात करें, क्योंकि इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। और जब पूरे देश की हम बात करते हैं तो हम एक एक तबके को लेते हैं, है ना। जैसे आपको चीजें लग रही हैं कि भैया हमारे आसपास चीजें ठीक हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर, बड़े स्तर पर सोचोगे, बड़े लेवल पर सोचोगे, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट भर के भी खाना नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे लोगों की मदद कौन करता है भाई, तो ऐसे लोगों की मदद करती है सरकार हमारी, ठीक है। तो उसी के बारे में जो चैप्टर है, बहुत सारी चीजें जानेंगे। सरकार कौन कौन से जो है कदम उठाती है भाई, जब हम आजाद हुए तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए ताकि कोई भी हमारे देश में भूखा ना सो सके, कौन सी योजनाएं चलाई, उन सब के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तभी इसका नाम क्या है, भारत में खाद्य सुरक्षा की। भैया भारत की हम बात करें तो यहां पर फूड सिक्योरिटी, जो खाने पीने की चीजें हैं उनको बचाना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इनका स्टॉक रखना जरूरी क्यों है ना। तो उन सब की जो है हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर की जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोल रहा है इस चैप्टर में। चलिए तो हम बात करें, देखो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है पहले ही जान लो। खाद्य सुरक्षा का मतलब है लोगों के पास हमेशा भोजन उपलब्ध होना चाहिए। पहली चीज क्या भाई, भोजन जो है उपलब्ध होना चाहिए, है ना। खाद्य सुरक्षा के जो है निम्नलिखित आयाम है। क्या क्या आयाम है भाई, तो खाद्य की जो उपलब्धता, खाने पीने की पहली बात तो उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें, इसका आकलन जो है इस बात से लगाया जाता है कि देश में कुल उत्पादन कितना हुआ है, कितना खाद्य निर्यात हुआ है, और सरकारी भंडारों में पिछले वर्षों का जो है स्टॉक कितना है। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि भैया खाने की उपलब्धता कितनी है। खाद्य जो है, गेहूं हो गए, चावल हो गए, चीनी हो गई, बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं खाने की होती हैं। अब इनकी उपलब्धता क्या है, तो इस चीज का हम आकलन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहां पर बात हो रही है किसकी भाई, देश में कुल उत्पादन कितना हुआ है। अब भैया पूरे देश में जितना उत्पादन हुआ है, अब जितना किसानों ने गेहूं को, जो वीट होता है, गेहूं जो होते हैं, जौ जो होते हैं, है ना, अनाज जो होता है, उन्होंने जितना उगाया है
उतना ही तो हमें मिलेगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए कितना जो है उत्पादन किया है, कितना जो है खाद्य निर्यात हुआ है, खाद्य को हमने निर्यात कितना किया है, ये चीज डिपेंड करती है। और प्लस यहां पर सरकारी भंडार जो है, सरकारी भंडार जो है इसमें पिछले वर्षों का जो है स्टॉक कितना है। अब भाई सरकार जो होती है अपने पास बहुत सारा स्टॉक रखती है, बफर स्टॉक, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो बफर स्टॉक है वो कितना है ना? तो ये जो चीजें होती हैं वो किसकी उपलब्धता बताती हैं? वो उपलब्धता बताती हैं किसकी भाई? खाद्य की। ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? फटाफट से आपके कमेंट्स देख लेता हूं एक बारी, टीवी चल नहीं रही है, सॉरी बंद हो गई है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपके कमेंट्स एक बारी देखता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, आपके कमेंट्स देखता हूं मैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एक मिनट आपके कमेंट्स देख रहा हूं बेटा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। किसका मतलब बेटा पता करना है आपको? बेटा निर्यात का मतलब होता है भेजना। निर्यात का देखो दो चीजें होती है, एक तो निर्यात होता है, एक आयात होता है। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, है ना? निर्यात का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। कोई जो चीज आप भेज रहे हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? निर्यात बोल देते हैं, है ना? मतलब हमारे भारत देश से कितनी खाने पीने की चीजें बाहर जा रही है ना? जब हमारे पास एक्स्ट्रा चीज होती है तभी तो हम लोगों को देते हैं। समझ में आ गया? तो हमारा भारत जो है जब एक्सपोर्ट कर रहा है, जब हमारा भारत निर्यात कर रहा है खाने पीने की चीजों का, तो उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन जो है यानी कि उत्पादन जो है वो सफिशिएंट है, कि हम जो है अपना भारत का पेट तो भर ही सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरे देशों का भी पेट भर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल दिया? निर्यात। और होता है आयात। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, यानी कि बाहर से कोई चीज आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको इंपोर्ट बोलते हैं। कि इनकेस अगर भारत में शॉर्टेज पड़ जाए खाने पीने की चीजों की, मान के चलो अनाज की ही शॉर्टेज पड़ जाए, तो मान के चलो अमेरिका से मंगाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आयात हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में इंपोर्ट। समझ में आ गया? तो ये तो बहुत सारा बेसिक चीज है, समझ में आ गया? तो भाई अगर हम बात करें खाने की उपलब्धता, तो इन सारी चीजों पे निर्भर करती है कि भैया देश में जो उत्पादन कितना हुआ है, सरकारी जो भंडार है इनमें कितना स्टॉक है, ठीक है ना, और कितना जो हमने बाहर भेज दिया है। ठीक है, तो इन सबका जो हिसाब जब निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि भैया खाने की उपलब्धता है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ देते हैं, बात कर लेते हैं खाद्य की पहुंच। पहली चीज क्या होगी भैया? पहली बात तो ये होना चाहिए कि आपके पास खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, तो खाद्य की उपलब्धता हो गई। दूसरी चीज क्या है भाई? खाने पीने की चीजें तो हैं, लेकिन भाई वहां तक अगर हर इंसान की पहुंच नहीं है तो वो खाने पीने की चीजें बेकार है। समझ में आ गया? मान के चलो खाने पीने की चीजें थी तुम्हारे पास, लेकिन जहां पर खाने की कमी थी वहां पर खाना पहुंच ही नहीं पाया, वहां पर अनाज पहुंच ही नहीं पाया, वहां पर चावल पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर क्या फायदा उस चीज का? ठीक है ना? तो दूसरा फैक्टर क्या है भाई? खाद्य की पहुंच। तो इसका मतलब क्या है कि खाद्य की पहुंच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। अगर तुम पे खाद्य की उपलब्धता है भाई, सरकार के पास भंडारों में भरपूर खाद्य पदार्थ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जिन व्यक्तियों को उनकी जरूरत है उन तक जो है चीजें पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है भाई? तीसरी चीज है सामर्थ्य, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पोषण भोजन जो है खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए हो, ताकि जो है उस व्यक्ति की पोषण आवश्यकता पूरी हो सके। समझ में आया? यानी कि अब देखो पहली चीज क्या हो गई? उपलब्धता, है ना? दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज हो गई खाद्य की पहुंच। पहुंच तो है, अब मान के चलो पहुंच भी है, उपलब्धता भी है, लेकिन अब बेचारे उस व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं है कि उन पैसों का इस्तेमाल करके वो खाने पीने की चीजें खरीद सके। तो ये पैसे भी बहुत जरूरी है ना? अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, खाने की पहुंच भी होगी, उसके पास उपलब्धता भी है, लेकिन वो उसे खरीद नहीं पा रहा। क्यों नहीं खरीद पा रहा? उसके पास बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। और जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो सब चीज तो बेकार है भाई, है ना? तो ये सरकार का एक काम और है कि भैया खाने पीने की चीजों को उस दाम पर मुहैया करवाए कि वो खरीद सके उसे। ठीक है ना? वरना क्या होगा? धीरे धीरे वो कुपोषण का शिकारी बन जाएगा। कुपोषण क्या होता है? जब आप पहले जैसे मान के चलो एक दिन भूखे रह लिया, आप 2 दिन भूखे रह लिए, तो वो क्या चीज होगी? वो तो भैया आप बोल दे तो फास्ट हो गया भाई, है ना? जैसे होता है ना किसी किसी दिन आपको खाना नहीं मिलता, इमरजेंसी हो जाती है, एक दिन भूखे रह लिए, 2 दिन रह लिए, लेकिन वो जो चीज होती है बहुत लंबे समय तक होती है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चीज हो जाती है, तो आप धीरे धीरे कुपोषण का शिकार बन जाते हो। समझ में आ गया? तो अगर हम बात करें सामर्थ्य की बात करें, तो उसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? सुरक्षित और पोषण वाला जो भोजन होना चाहिए, और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उसके पास रुपए भी होने चाहिए, ताकि उस व्यक्ति की जो है पोषण तकता है वो आसानी से पूरी हो सके। आवश्यकताएं जो है, जो पोषण वाली जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। यदि कोई आदमी केवल चावल या गेहूं खरीद पाता है, लेकिन दाल सब्जियां मांस मछली नहीं खरीद पाता, तो उसके पास जो है सामर्थ्य का अभाव है। सामर्थ्य मतलब पैसे का अभाव है ना? पैसा नहीं है उसके पास। मान के चलो आपने गेहूं खरीद लिया, गेहूं तो खरीद लिया आपने, अनाज तो खरीद लिया आपने, लेकिन अब भैया अनाज क्या करोगे? अनाज के पसवाने के पैसे नहीं है आप पे, सब्जी के पैसे नहीं है, दाल के पैसे नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई? दाल से आपको क्या मिलता है? पोषण मिलता है भाई। सब्जियों से पोषण मिलता है आपको। अब खाली तुम अनाज थोड़ा ना खाओगे कच्चा, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप पे खतरा मंडरा रहा है कुपोषण होने का।
ठीक है ना। तो ये तो तीन चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं किसी भी चीज के लिए, है ना। तो खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो कौन सी ज्यादा जरूरतमंद चीजें कौन सी हैं कि भैया पहली आपकी खाद की उपलब्धता होनी चाहिए, खाने पीने की सामानों की उपलब्धता होनी चाहिए, दूसरी चीज खाद की पहुंच भी होनी चाहिए, और तीसरी चीज वो पहुंच से कुछ नहीं होगा भैया, लोग उसे खरीद भी सकें, है ना, ताकि जो है उन्हें पोषण वाला जो खाना है वो मिल सके, ताकि वो कुपोषण का शिकार ना बने। तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और आप आगे बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा की जरूरत। अच्छा, खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्या है ना, उसका उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है ना। जैसे हम बात करें, हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में चलते हैं, हर चीज की हिस्ट्री होती है। तो यार हम ना गुलाम रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, आपको पता है 200-250 साल तक हम गुलामी में रहे हैं अंग्रेजों की। और ये जो गुलामी रही है बेसिकली, इसने इंडिया को, भारत को जो है बिल्कुल भिखारी बना के छोड़ा। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब अंग्रेज जो है भारत छोड़ के गए, तो हम बिल्कुल भिखारी बन चुके थे, नंगे थे हम लोग, है ना। ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी, हमारी जनसंख्या जो थी वो गरीबी रेखा में आती थी। कुछ ही जो लोग थे वो ठीक ठाक जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे, बाकी ज्यादातर जो लोग हैं वो गरीब थे। और सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सरकार आई थी उस टाइम पे, नेहरू गवर्नमेंट जो आई थी, नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू। तो इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भाई भारत में ये जो भुखमरी जो चल रही है, अब भुखमरी क्या होती है, तो एक बहुत बड़े एरिया में जब लोगों के पास खाने का अभाव होता है बहुत लंबे समय तक, तो वो खाने के अभाव के कारण मरने लगते हैं भाई। अब भैया अभी किसी इंसान को खाना नहीं दोगे, सूखा पड़ गया, कुछ भी XYZ चीजें हो गई, अब उसे खाना नहीं मिलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बहुत लंबे समय तक वो पेट भर के खाना खा नहीं पा रहा, एक ऐसा टाइम आएगा वो मर जाएगा कुपोषण का शिकारी होके, है ना। जब खाना नहीं मिलेगा ठीक ठाक मात्रा में, तो भाई क्या होगा, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खाना मिलना चाहिए, यहाँ इतना तो मिलता रहे वो जिंदा रहे, यहाँ बिल्कुल ही खाना बंद हो जाए। तो अगर ये जो सेम चीज है पूरे बहुत बड़े एरिया में होती है ना, जैसे आप बंगाल फैमाइन की हम बात करें, बंगाल में जो भुखमरी आई थी, है ना, उसमें लाखों लोग मारे गए थे। बंगाल में तो बहुत बड़ी फैमाइन आई है, अंग्रेजों के टाइम पर बहुत बड़ी फैमाइन आई है बंगाल में, और बंगाल में आप देखोगे लाखों करोड़ों लोग जो है भूख की वजह से मारे गए थे। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोई एक जो चीज होती है बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है ना, बहुत बड़े संख्या में जो लोग जो है भूख से मरने लगते हैं, तो वो एक चीज जो होती है भुखमरी का जन्म दे देती है, स्टारवेशन ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए तो देखो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। तो देखो खाद्य सुरक्षा की जरूरत जो है कई उद्देश्यों के लिए होती है। सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है वो किसी भी व्यक्ति को खाली पेट नहीं सोना पड़े, है ना, सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है। अब जब खाद्य सुरक्षा है, सरकार के पास स्टॉक है, तो भैया कल को अगर कुछ भी आपदा आ जाती है ना, XYZ कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर सरकार ये एश्योरिटी देती है भाई कोई व्यक्ति जो है ना खाली पेट ना सोए, है ना। बहुत सारे आपने कहावत सुनी होगी कि भाई ये कोई ये फलाना देश है वो भूखों का देश है, भूखों का देश मतलब वहां पे लोग जो भूखे सोते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को खाली पेट ना सोना पड़े। तो ये सरकार जो एश्योरिटी देती है कि हमारे भारत का एक एक व्यक्ति जो है वो सोने से पहले जो है पेट भर के सोए, है ना, खाली पेट ना सोए हो। दूसरा उद्देश्य क्या है भाई कि प्राकृतिक आपदा, जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नेचुरल कैलामिटीज जो आ जाती है, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अधिशेष खाद्य रहना चाहिए, ताकि जो आपदा से प्रभावित लोगों को समुचित मात्रा में जो है खाद्य की आपूर्ति हो सके। आपने देखा होगा कि भैया बहुत जगह जो है प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और प्राकृतिक आपदा में गरीबी थोड़ा साइड में हटा लो, जो अच्छे खासे लोग होते हैं वो भी कभी कभी जो है खाने का अभाव महसूस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 2017-18 में जब ये उत्तराखंड में तबाही आई थी, है ना, कम से कम 20 से 25 हजार लोग मरे थे इसमें। अब उधर जो तबाही आई थी आसपास के एरिया में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, XYZ सब कुछ जो था बर्बाद हो चुका था, कोई अमीर नहीं था कोई गरीब नहीं था, अमीर तक जो है सड़क पे आ गए थे। क्यों भाई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ भाग के ले गया वो। अब इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में जब सरकार को पता चलेगा तो क्या करती है, एक्शन लेगी। एक्शन क्या लेगी, वो समुचित भाई मात्रा में खाना तो होना चाहिए, तो वो एक एश्योरिटी देती है भाई कि जिस इस इलाके में कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है तो उस इलाके में पर्याप्त मात्रा में भोजन जो है वहां की जनता को मिलेगा, है ना। तो दूसरा जो उद्देश्य है वो ये हो गया। पहला उद्देश्य क्या था भाई, पहला उद्देश्य है कि कोई इंसान भूखा ना सोए। दूसरा, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो इस केस में सरकार क्या करेगी, मान के चलो सरकार जो है, सरकार को पता चला कि फलानी जगह पर भूकंप आया है, या फिर सुनामी आई है, या फिर बाढ़ आ गई है। अब सरकार के पास कुछ है ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है, तो क्या करेगा इस केस में। इस केस में जनता जो होगी किसको गाली देगी, सरकार को। भैया सरकार ने जनता को चुना है, लोकतांत्रिक सरकार है हमारी भाई, है ना। सरकार जो होती है किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा, ठीक है ना। तो सरकार का काम ही क्या है, जनता की सेवा करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ना, चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बताओ पहले, चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अकाल के बारे में। अकाल के बारे में मैंने आपको बताया था, भुखमरी अकाल, है ना। तो देखो जब भुखमरी के कारण जो है यहाँ मजबूरी में दूषित जल पीने या सड़े हुए भोजन को खाने के कारण जो है बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होने लगती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको अकाल बोल देते हैं, ना, अकाल, फैमाइन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैमाइन बोलते हैं। भुखमरी को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन।
तो ये देखो क्या होगा, अब जैसे आप कभी 2-3 दिन 4 दिन भूखे रहना, खाना मत खाना, तो आप देखोगे कि आपको कुछ भी जो मिलेगा, कुछ भी XYZ कुछ भी मिलेगा, उसे खाने के लिए तैयार हो जाओगे। प्यासे रह लो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर आप नाली का पानी भी पी सकते हो अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो जब मजबूरी में आके लोग क्या करते हैं भाई, दूषित खाना खाने लगते हैं। अब भाई जब उन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो सड़ा गला खाना खाएंगे, वो सड़ा गला पानी पिएंगे वो। इस केस में क्या होता है, उन्हें बीमारी होंगी। यहाँ तो देखो पहली बात तो यह, पहली सिचुएशन ये है कि कुछ खाएंगे नहीं तो भूख से मर जाएंगे, और कुछ खाएंगे तो बीमारी हो जाएगी उन्हें, सड़ा गला मिल रहा है ना। तो ये जो चीज जो होती है ना, जब बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र को जो है ये चीज कवर कर लेती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम अकाल बोल देते हैं, है ना, फेमाइन बोलते हैं। ऐसे बहुत बारी आई है, बंगाल फेमाइन तो बहुत ज्यादा फेमस है, 1871 में भी आई थी, 1941 में भी आई थी शायद, अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेजों के टाइम पे भी बहुत सारी आई, क्योंकि अंग्रेजों ने ध्यान दिया नहीं, अंग्रेजों ने तो सिर्फ लूटा है हमें। ठीक है, चलिए तो देखो 1943 का जो है बंगाल का अकाल, हाँ 1943 का था ये, 1943, हाँ 1943 के बंगाल की बात, उससे पहले भी आई है, 1871 में भी शायद आई थी, 70 या 71 में आई थी शायद। तो 1943 का जो है बंगाल का अकाल इतिहास का सबसे भीषण अकाल था। इस अकाल में जो है बंगाल में लगभग कितने लाख लोग मारे गए, 30 लाख लोग मरे। सोच के देखो जरा, सड़ा गला खाना खाने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, या फिर भूख से जो है लगभग 30 लाख लोगों की, 30 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है बेटा जी, बहुत बड़ा नंबर होता है 30 लाख। इतने लोगों की जो है यहाँ पर मौत हुई थी। ठीक है ना। कई लोगों का जो है मानना था कि खाद्य की कमी के कारण बंगाल में अकाल पड़ा, खाने पीने की कमी थी। और उस टाइम पर सबसे बुरी चीज क्या थी कि कंट्रोल किसका था, अंग्रेजों का था। उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था भाई, 1939 से 45 तक। जो सरकार जो थी बंगाल, जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो युद्ध में व्यस्त थी, और इधर जो है कोई भी ध्यान दे नहीं रहा था। तो इस कारण जो है इतने सारे जो लोग हैं वो मारे गए। और क्यों मारे गए, क्योंकि खाने पीने की, खाद्य के अभाव के कारण जो है मारे गए। लेकिन डाटा देखने से पता चलता है, डाटा मतलब पूरा जो ब्यौरा आप देखोगे, नंबर देखोगे, पता चलता है कि 1938 से 1945 के दौरान जो है धान का उत्पादन लगभग एक समान था। इसलिए सही तरीके से देखने पर पता चलता है कि अकाल खाद्य की कमी के कारण नहीं, बल्कि खाद्य की पहुंच की कमी के कारण हुआ था। समझ में आ गया। अभी मैंने ये बताया था तुम्हें कि 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, थोड़ा हिचपिच हो गया था। हाँ, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब यहां पर पता चला बाद में, जब स्टडी की गई, एकदम डिटेल में जाके देखा गया, डेटा को एनालाइज किया गया, तब यह पता चला कि खाद्य की उपलब्धता तो थी, चावल थी, चावल की जो उत्पादकता है वो समान ही हुई थी 1938 से 45 तक, बिल्कुल समान थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर खाने की कमी कैसे आई, तो पता यह चला खाने की उपलब्धता तो थी, लेकिन पहुंच जो है नहीं थी, गांव गांव तक पहुंच जो है उसकी नहीं थी, पहुंचा ही नहीं खाना। समझ में आ गया। तो तभी मैंने क्या बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए 3 जो चीजें होती हैं उनको साथ में ही लेके चलो। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो, मजा आएगा तभी ऐसे पढ़ने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, खाद्य असुरक्षा के बारे में, है ना, फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, खाद्य, देखो होता क्या है, देखो जब किसी चीज का आपको सोल्यूशन ढूंढना होता है, जब भी किसी चीज का आपको सोल्यूशन ढूंढना होता है, तो उसके पहले क्या ढूंढना पड़ता है आपको, भैया सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, उससे पहले कोई ना कोई तो दिक्कत होगी ना। कभी जब प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, तभी तो आप सोल्यूशन मानते हो उस चीज का। तो पहले ये देखते हैं इनसिक्योरिटी कहां पर है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। असुरक्षा कहां पर है, देखो खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक पीड़ित होने वाले लोग हैं भूमिहीन गरीब। अच्छा, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि देखो, क्या सबको जो है खाने की कमी महसूस होती है, नहीं। अब आप देखते हो जिनके पास खेती वेती होती है, खुद की ठीक ठाक खेती होती है, गांव में भैया 50 बीघा 100 बीघा जमीन है ना, तो ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा की दिक्कत किसको महसूस होती है, किसी भी इलाके में खाद्य की असुरक्षा है ना। तो जो सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है, अकाल का जो सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है, वो किन किन लोगों पर मंडराता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोली गई है भूमिहीन गरीब। अब भैया कोई गरीब इंसान है, अरे गरीबी में आटा लगेगा, मतलब एक तो वो गरीब है प्लस वो भूमिहीन है, उसके पास ना जमीन है, थोड़ी सी भी जमीन नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा भाई, है ना। अब वो बेरोजगार है, गरीब भी है और भूमि भी नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या है, परंपरागत दस्तकार। अब भाई जो परंपरागत दस्तकार जो होते हैं, मतलब ये जो हाथों से बनाई बनाई चीजों काम करते हैं, बेसिकली इनके पास जैसे होता है ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, इनका दुकान वगैरह होती है, खुद का कुछ भी नहीं होता, खेती वेती कुछ भी नहीं होती, बस ये क्या करते हैं भाई, ये जो है जो परंपरागत चीजें जो होती हैं इनके यहाँ से चली आ रही है, खानदान से। जैसा आपने देखा होगा कि भैया किसी आप टिक्की वाले, समोसे टिक्की वाले के पास जाते हो, है ना, वो कहता है कि भैया हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके दादाजी भी यही करते थे, है ना। तो परंपरागत काफी सारी जो चीजें होती चली आती है, एक धंधा जो होता है पूरे परिवार से परिवार तक चला जाता है ना। एक आप बोल सकते हो ना, एक जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता चला जाता है। तो बेसिकली ऐसी जो चीजें होती है ना, इन्हें हम बोल देते हैं परंपरागत दस्तकार। तो ऐसे जो लोग होते हैं इन पर बहुत ज्यादा खतरा मंडराता है ना। परंपरागत सेवा प्रदान करने वाले लोग, छोटे मोटे काम करने वाले लोग और बेसहारा लोग, इन लोगों पे जो है सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है ना। शहरी इलाकों में जो है जो लोग कम मेहनताने वाले काम करते हैं और जो मौसमी काम करते हैं। अच्छा, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, 2 चीजें देख लो,
एक तो होता है भाई जो कम मेहनताना वाला काम कर रहे हैं भाई, है ना, पैसे भी कम मिलते हैं उधर। और दूसरी बात क्या है भाई, यहाँ पर दूसरी चीज आती है मौसमी काम, है ना। अब मौसमी काम में क्या होता है, जैसे मौसमी काम की हम बात करें, कोई काम मौसम वाले होते हैं और वो मौसम खत्म हो गया, वो काम भी खत्म हो जाएगा। तो जब तक मौसम था तब तक तो तुमने मौज मार ली भाई, तब तक पैसा भी मिल गया तुमको, लेकिन जब वो काम खत्म हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब भैया गुजारा कैसे चलेगा। तो जो मौसमी काम जो होते हैं वहां पर भी आप बोल सकते हो काफी सारा खाद्य असुरक्षा होती है ना। तो वो मतलब जो सबसे ज्यादा खतरा होता है खाद्य असुरक्षा का, जो जब सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं बेसिकली उनमें से ये भी होते हैं, वो खाद्य सुरक्षा की समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं भाई, ठीक है, होते हैं फिर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि भारत की विभिन्न सामाजिक समूहों को देखें तो हमें यह पता चलता है कि हम ये पाते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग या तो भूमिहीन है या उनके पास जो है बहुत कम जमीन है। अब सुनो, यहाँ पर एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। इतिहास को अगर आप खोल के देखोगे तो यहां पर यह पाया गया है कि देखो सबसे ज्यादा परेशान किनको किया गया है, तो ये अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं, है ना, ये जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, दलित जो लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा दबाया गया है, बहुत ज्यादा परेशान किया गया अपर कास्ट ने, जो खुद को सो कॉल्ड ब्राह्मण क्षत्रिय बोलते थे, इन्होंने काफी दबाया। और ये जब दबाया इन्हें, एक्सप्लॉइट किया इन्हें, तो ये इनका आगे चल के क्या कारण बना, गरीबी का कारण बना। एंड जब आप किसी चीज में आने ही नहीं दोगे, उनको नीचे दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं वो गरीबी का कारण बना। वो चीज हजारों चीजों से उन्हें अलग रखोगे, तुम्हारा काम बस यही है सफाई करना, सेवाएं प्रदान करना, तो इससे क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। अब हुआ क्या भाई, ये जो चीजें आजादी के बाद दिखती है, अभी भी दिखती है, बहुत सारे गांव में दिखती है भाई अभी भी, है ना। अगर हम बात करें बेसिकली तो अनुसूचित जाति की, जनजाति की, जनजातियों की, तो इनको जो है बहुत ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ी, अगर आप इतिहास पूरा देखोगे। और इन पे क्या है भाई, आज के टाइम पर यही जो उनका इतिहास है वो उनका प्रेजेंट बन के सामने खड़ा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब इन ज्यादातर ये जो जनजातियों वाले लोग होते हैं, अनुसूचित जनजातियों वाले, SC ST वगैरह जो होते हैं, इन पर ही क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, गरीबी इनमें बहुत ज्यादा होती है। और उसका संबंध जो है कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, इतिहास से, है ना। इतिहास खोल के देखो, बहुत परेशान किया गया। अब ये जो चीज है बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो दयनीय है भाई, है ना। तो इनमें आप देखोगे भूमिहीन मजदूर जो आपको काफी सारे लोग मिलेंगे, तो कुछ वर्ग यहाँ तो भूमिहीन है, यहाँ उनके पास जो है बहुत कम जमीन है। गरीबी रेखा वाले जो लोग हैं आपको इन अनुसूचित जाति जनजातियों में जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों पर जो है खाद्य असुरक्षा का खतरा सबसे अधिक रहता है। तो बेसिकली हम खाद्य असुरक्षा की बात कर रहे हैं कि किन किन लोगों को जो है भूखे जो रह सकते हैं, बेसिकली किन पर जो अकाल का खतरा मंडरा सकता है, कौन जो है किन पर ज्यादा खतरा मंडराता है भूखे मरने का। तो ये जो है ये सारे लोग मैंने आपको बता दिए हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं उन पर भी जो है खाद्य सुरक्षा का खतरा रहता है। महिलाएं, खासकर से गर्भवती महिलाएं भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित होती हैं। अब जो लोग हैं जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपने देखा होगा यूपी से, बिहार से, है ना, जो बहुत ज्यादा गरीब स्टेट्स हैं, गरीब राज्य जो है, वहां से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कई सारे लोग पलायन करते हैं बेसिकली काम की तलाश में। अब उनकी जो बीवी होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं। अब भाई जो गर्भवती जो महिला होती है बेसिकली उसको पोषण वाले खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पोषणी खाने की बहुत जरूरत होती है। अब पोषणी खाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने पेट भर के खाना भी नहीं खा पाती। तो ऐसे लोगों को जो है काफी ज्यादा खाद्य असुरक्षा का जो है सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही है देखो बीमारू राज्यों की, है ना, जहां पर जो बीमारी वगैरह सब बहुत ज्यादा पाई जाती है। बीमारी राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है खाद्य सुरक्षा से पीड़ित है, ठीक है ना। चलिए, भूखमरी ना केवल जो गरीबी की निशानी होती है बल्कि यह गरीबों को लाती है। एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली गई, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जो भूखमरी है ना, मतलब जो भूख से लोग मर रहे हैं, ये किसकी निशानी है। ये ना सिर्फ गरीबी की निशानी है, इसके अलावा जो है यह गरीबी को भी लाती है। तो ये गरीबी मतलब सबसे बड़ी चीज क्या होती है बेसिकली कि अगर आप पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हो तो उसका मतलब क्या है, गरीबी आ रही है भाई। एक टाइम पे आप खाते थे ठीक ठाक, अब क्या आप पेट भर के खाना भी नहीं खा पा रहे, तो गरीबी की निशानी होगी ना, ठीक है। भूखमरी मौसमी या फिर दीर्घकालीन हो सकती है। अब यहां पर एक चीज है, यहां पे देखो, अगर हम बात करें भूखमरी की, स्टार्वेशन की हम बात करें, लोग भूख से मर रहे हैं, दो तरीके की होती है। पहली होती है मौसमी की। मौसमी मतलब कि भैया आप जब काम कर रहे थे, आपको काम मिल रहा था, मौसमी काम था भाई, जब मौसम नहीं है तो आप बेरोजगार हो गए, ढूंढ रहे हो काम की तलाश में। तो मौसमी काम है, जब तक मौसम रहा तब तक ठीक था सब कुछ, लेकिन अब क्या है भाई, अब जब काम नहीं है आपके पास तो आप बेरोजगार घूम रहे हो, आप खाने के भी लाले हैं। और दूसरा होता है दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक, कोई लंबे समय तक भूखा है, कोई बहुत लंबे समय तक भूखा। और जो लंबे समय तक भूखा जो होता है ना, वो किसका शिकार बन जाता है, वो कुपोषण का शिकार बन जाता है ना। जैसे मैंने बताया ना, जैसे आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना नहीं खाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो फास्ट चल जाएगा, है ना।
अमीर लोगों में क्या होता है भाई, अमीर लोग या मिडिल क्लास लोगों में क्या होता है कि एक दिन आपने नहीं खाया तो आप ये थोड़ा ना बोलते हो भैया भुखमरी है, आप क्या बोलते हो भैया आज फास्ट हो गया, खाना नहीं खाया। लेकिन भाई वो जो चीज है मान के चलो लंबे समय तक चलिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो अब क्या होगा, आप सूख के ऐसे रह जाओगे, है ना। और कुपोषण होता नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं बिल्कुल पतले पतले हाथ पैर होते हैं उनके। और यहाँ पर कुपोषण ऐसा नहीं शरीर का होता है, मानसिक रूप से भी होता है। अब आपको पोषणीय चीजें नहीं मिल रही तो दिमाग भी काम कहां करेगा भाई, भूखे पेट दिमाग किसका चलता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो लोग बहुत कम कमाते हैं और अधिकतर समय जो है भुखमरी के शिकार रहते हैं, मतलब वो बहुत कम कमा रहे हैं, मतलब इतना भी नहीं कमा रहे कि ठीक से खाना भी खा लें एक टाइम का, और बहुत लंबे समय तक जो है भूख के शिकार रहते हैं, उनमें जो क्या देखे जाते हैं, उनमें जो है दीर्घकालिक भुखमरी देखने को मिलती है लंबे समय के लिए जो है ना। मौसमी भुखमरी की बात करें अक्सर कृषि के चक्र से संबंधित होती है, और कृषि जैसे मौसम की आप बात करें तो कृषि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती है ना। जैसे आपने कोई फसल बो दी, अब उसको पकने में 4 से 5 महीने लगेंगे, और जब तक वो पक नहीं जाती तो 4 महीने क्या करोगे आप, काम ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे घर में। ठीक है ना, तो कई जो है भूमिहीन किसान और सीमांत किसान भी मौसमी भुखमरी के शिकार होते हैं। शहरी इलाकों में जो है जिन लोगों को मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है उन्हें जो है मौसमी भुखमरी में जूझना पड़ता है। अब आज बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में होती है, गांव की हम बात करें, शहरी इलाकों की हम बात करें, है ना, तो इन दोनों में ही जो आपको देखने मौसमी बेरोजगारी जो है देखने को मिलती है। तो शहरी इलाकों में जिन लोगों को मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है उन्हें मौसमी भुखमरी से जूझना पड़ता है बेसिकली, है ना। जब काम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा उन्हें, जब काम नहीं है तो भाई उन्हें जूझना पड़ेगा, खाने के लाले पड़ रहे हैं भाई, है ही नहीं खाने को कुछ भी। ठीक है ना, चलिए अब बहुत देर हो गई भाई, कमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। आपका कोई भी कमेंट है बेटा कर सकते हो आप, कोई भी कमेंट है तो। एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, अब कमेंट्स देख लेता हूं मैं। आज बेटा टीवी काम नहीं कर रहा है तो फोन में ही देखने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको। ठीक है सर, सीमांत किसान किसे कहते हैं बेटा? सीमांत किसान देखो क्या होते हैं, जिनके पास खेती बहुत कम होती है ना। सीमांत किसान कौन होते हैं, ये देखो भूमि का मतलब जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है। और सीमांत किसान कौन होते हैं, जिनके पास बहुत कम खेती होती है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, जिनके पास बहुत कम खेती होती है उन्हें हम जो है सीमांत किसान बोल देते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है फटाफट से बताओ। चलिए चलिए कोई बात नहीं, चलिए, है ना। तो सीमांत किसान जो होते हैं इनके पास बहुत कम खेती होती है, 2-2.5 एकड़ से भी कम खेती होती है, गुजारा कर रहे हैं बेसिकली, उनको जो है हम सीमांत किसान बोल देते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है ना, और डेटा कभी गलत नहीं होता, डेटा हमेशा अपडेटेड नहीं होता है ना। तो यह 1999 से 2000 तक का डेटा दे रखा है, तो वर्ष 1983 से 2000 तक का। तो भारत में भुखमरी से पीड़ित परिवारों का प्रतिशत बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, देखो आपकी बुक में जो दे रखा होगा आप उस पर जाना, है ना, ये बस मैं समझाने के लिए लाया हूं। तो यहाँ पे प्रतिशत की हम बात करें तो देखो मौसमी अगर भुखमरी की बात करूं, है ना, भुखमरी के प्रकार मैंने 2 बता दिए। भुखमरी के प्रकार 2 याद रखना, एग्जाम में आ जाते हैं, एक तो मौसमी और एक दीर्घकालीन, है ना। दीर्घकालीन और मौसमी भुखमरी होती है। तो भुखमरी के 2 प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं भाई, मौसमी और दीर्घकालीन। हम बात कर लेते हैं ग्रामीण इलाकों में 1983 में 16.2, और दीर्घकालीन जो है लंबे समय तक 2.3। तो देखा यहाँ पर अगर डेटा आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मौसमी बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा, मौसमी भुखमरी जो थी बहुत ज्यादा थी, है ना, कुल 18.5%। ठीक है, और आप थोड़ा सा नीचे आओगे, है ना, 1999 से 2000 का डेटा देखोगे तो ये कम हो गई, है ना, तो 0.6 से 0.3। आज के टाइम पर जो भुखमरी जो है वो, आज आपको जानकर अच्छा लगेगा, आज की हम बात करें तो हमारे भारत में कहीं भी भुखमरी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, है ना। ये तो भाई बहुत पुराना डेटा है, 1999 से 2000 तक का डेटा है। लेकिन आप आज की हम बात करोगे, आज के डेट की बात करोगे तो पूरे भारत में जो है कहीं भी भुखमरी देखने को नहीं मिलती, सब जो है पेट भर के खाना खा रहे हैं, ऐसा सरकार का बताना है बेसिकली, है ना। अब तो जैसे आप देखोगे, अब तो पॉवर्टी की हम बात करें, गरीबी की हम बात करें, देखो गरीबी और भुखमरी अलग चीज है। गरीबी के कारण भुखमरी आ रही है। अब गरीबों में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। अब गरीब कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुजर लायक कर रहे हैं भाई, है ना। गरीब की डेफिनेशन क्या होती है भाई, वो तो इनकम पे डिपेंड करता है ना, कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी आय कितनी है। गरीबी का मतलब भुखमरी थोड़ा ना होती है। तो भारत में अभी हम बात करें तो करीबन लगभग 14% या 15% जो लोग हैं वो गरीब हैं। अगर 2011 से पहले की डेटा की बात करें शायद 29% था ये जो परसेंटेज था, अब जो है थोड़ा कम हो गया, आधा रह गया। अब आप 10 साल बाद देखोगे तो और कम हो जाएगा,
है ना। लेकिन ये हम बात करें भुखमरी की, तो भूख से कोई भी नहीं मर रहा हमारे भारत में, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, हरित क्रांति की। अच्छा, हरित क्रांति बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, ये टॉपिक जो है बेसिकली इसका बहुत जरूरी था। ये कब शुरू हुआ भारत में, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि देखो, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हम वास्तव में भूखों के देश थे। हमारे भारत में भुखमरी बहुत बड़े स्तर पर थी, सच में लोग भूख से मरते थे उस टाइम पर। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ, खाने तक को कुछ भी नहीं था। तो सरकार के सामने एक जो मेन चुनौती थी वो ये थी कि हम अपने खाद्य पदार्थों का प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, बढ़ाएं कैसे, है ना। और उसका एक सबसे बढ़िया तरीका क्या निकला, जो पंचवर्षीय योजनाएं जो आई थी उसमें सबसे पहले हमने यही रखा था कि ये पहले इतना तो हो जाए कि हम खाने पीने की चीजों की व्यवस्था ठीक से कर लें, बिना खाने के तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर सरकार ने जो सबसे बड़ा जो कदम उठाया, सबसे बड़ी जो पहल थी यहां पर, वो थी भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। ये 1960 के दशक से जो है शुरू हुआ था। एम एस स्वामीनाथन जो थे वो उसके जनक माने जाते हैं, और उनका हाल ही में जो है देहांत भी हुआ है ना। और जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन की हम बात करें, सफेद क्रांति जो थी बेसिकली, इसकी हम बात करें तो श्वेत क्रांति जिसे हम बोलते हैं, तो डॉक्टर वर्गीश कुरियन, तो एम एस स्वामीनाथन, वर्गीश कुरियन, इन दोनों के नाम जो है याद रखो। तो सरकार का पहला जो मेन लक्ष्य क्या था कि भैया हमें जो है अपने फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है। ये जो राइस हो गया, स्पेशली अनाज हो गया, अनाज है ना, इसको हमें बढ़ाना है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो देखो, खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए भारत में हरित क्रांति की जो है शुरुआत हुई, है ना। हरित क्रांति में बेसिकली हुआ क्या था कि हम जो है एडवांस HYV सीड्स को जो है यूज करते थे। HYV जो हाई यील्ड वैरायटी, जो ज्यादा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन देंगे, हमें ज्यादा उत्पादन करके देंगे, ऐसी वैरायटीज का जो है हम इस्तेमाल करते थे। हम जो है किसका, खाद का भी जो रासायनिक खाद जो है इसका भी इस्तेमाल करते थे। तो इन सारी चीजों का हमने इस्तेमाल किया और इसके रिजल्ट्स भी जो है बहुत ज्यादा अच्छे दिखे, क्योंकि हरित क्रांति जो है वो एक सफल क्रांति बोली जाती है। स्पेशली हम बात करें उत्तर भारत में, तो जैसे बिहार है ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये क्रांति काफी सफल रही, ठीक है। देखो 1970 के दशक में जो है हरित क्रांति के शुरू होने, 1970 नहीं बेटा 60 लिख लो यहाँ पर, है ना, 70 गलत होगा, 1960 लिखो आप, 60 से शुरू हो गया था। 1960 के दशक में हरित क्रांति के शुरू होने से आज तक जो है एक बार भी जो अकाल नहीं पड़ा। जब से ये भी बोला गया कि जब से जो है ये क्रांति शुरू हुई है तब से अकाल नहीं पड़ा है, जबकि इस बीच जो है कई ऐसे वर्ष भी बीते जब मौसम जो है प्रतिकूल था। मतलब ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये जो क्रांति थी, हरित क्रांति, ये कहीं ना कहीं सफल रही, है ना। तो इसका याद रखना, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम खाद्य पदार्थ के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। खाद्य का जो उत्पादन 1960 से 61 के 70 मिलियन टन से बढ़कर जो है 2015-16 में जो है 252 मिलियन टन हो गया। सोचिए, देखो 70 से सीधा 252, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे 2016-17 में 275 मिलियन टन खाद्य का जो है उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये हरित क्रांति जो है सफल रही, ठीक है। चलिए हाँ, थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो आपको पता होनी चाहिए कि हरित क्रांति जो थी हर जगह सफल रही। तो इसकी एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हर जगह जो है हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई। होता है ना कि हम जब किसी का भला करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा भारत हमारा है तो पूरे भारत का ही भला होना चाहिए। लेकिन हरित क्रांति में ये देखा गया कि हर एक, अगर हम राज्य की हम बात करें तो हर एक राज्य में जो है इसके जो प्रभाव है या फिर इसका जो आप बोल सकते हो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो देखने को नहीं मिले। जैसे हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में, जहां गेहूं ज्यादा खाए जाते हैं, है ना, यहां पर इसका ठीक ठाक असर देखने को मिला। जैसे हम बात करें यूपी का बहुत बड़ा जो भाग है वो इसका फायदा उठा सका। हरियाणा, पंजाब, इधर बिहार की हम बात कर लें, इधर साइड की, है ना, लेकिन बहुत सारे इलाके थे वो उससे अछूते रह गए, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। वहां पर अभी भी जो है, यहाँ पर आप देखते हो वहां पर कभी कभी किल्लत आ जाती है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों पर जो है कभी कभी देखने को मिल जाती है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये जो हरित क्रांति थी इसका लाभ जो है हर प्रदेश जो है उठा नहीं सके, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, बफर स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा अब इंप्लीमेंट कर पाओगे रियल लाइफ में, है ना। बफर स्टॉक बेसिकली क्या होता है, अब होता क्या है, देखो सरकार जो होती है ना, सरकार, अब ऐसे मैंने बहुत तब से चिल्ला जा रहा हूँ बफर स्टॉक, मतलब ये खाद्य सुरक्षा अब कैसे करती है भाई। तो इसका एक जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है बफर स्टॉक का। बफर स्टॉक का मतलब पता है ना आपको, कि होता है ना कि आपके पास कितना स्टॉक है। जैसे आप कोई दुकान चला रहे हो तो बोल देते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है, हमें इतना सामान चाहिए। तो सरकार क्या करती है, सरकार भी खाने पीने चीजों का जो है अपने पास स्टॉक रखती है, अपने पास संग्रहण रखती है उस चीज का, है ना, अपने पास भंडार रखती है उस चीज के। किस चीज के भाई, खाने पीने के। आप देखोगे गेहूं, चावल, चीनी, इन सब के जो है अपने पास क्या रखती है, भंडार रखती है। क्यों रखती है, तो उसके कारण मैंने आपको बता दिया भाई। एकदम से जरूरत पड़ जाए, एकदम से भैया कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो क्या करेगी सरकार, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, है ना, बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको कैसे भाई, उनका पेट कैसे भरा जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगे जो है दाम पे ये जो खाने पीने की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें सस्ते दाम पर सरकार देती है, मुहैया करवाती है, ठीक है ना। तो यहां पर
किसकी वजह से हो पाता है ये? तो सरकार के बफर स्टॉक की वजह से हो पाता है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, भारतीय खाद्य निगम, इसे हम क्या बोलते हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। अब ये जो बफर स्टॉक का काम क्या होता है? तो भाई एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है भारतीय खाद्य निगम। ये क्या करती है? ये जो है इस बफर स्टॉक को अपने पास रखती है ना। ये क्या करती है? यही जो है ये भंडार करके वो रखती है अपने पास में, ये खाने पीने की चीजों के भंडार अपने पास रखती है। ठीक है, तो देखो, ये जो भारतीय खाद्य निगम जो है द्वारा खरीदे गए खाद्य, गेहूं और चावल के स्टॉक को जो है बफर स्टॉक कहते हैं। मतलब जो इनके पास गेहूं और चावल के भंडार जो है, किसके पास? सरकार के पास। सरकार मतलब FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकारी ही संस्था है बेसिकली, ये अपने पास रखती है। ठीक है, जिन राज्यों में अधिशेष उत्पादन होता है वहां जो है एक यहां से जो है FCI गेहूं और चावल खरीदती है। अब सुनो यहां पर, अब यहां पर सरकार के पास आया कहां से? अब मेन प्रश्न क्या आता है कि सर एक बात बताओ, सरकार के पास ये सारी चीजें आई कहां से? सरकार के पास गेहूं चावल कहां से आते हैं? तो यहां पर क्या होता है भाई, हर राज्य में क्या है भाई, हर राज्य में जो आपको देखने को मिल जाएगी, ये जो FCI जो है ना, ये देखने को मिल जाएगी जहां पर गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, गेहूं चावल बहुत अधिशेष मात्रा, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ पर उत्पादन हुआ है। तो वहां पर क्या करती है सरकार? वहां पर जो है एक MSP दे देती है, न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो देखो यहां पर आगे उसके बारे में पढ़ोगे। इसके लिए जो समय समय पर जो सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको टिक कर लेना, MSP बोलते हैं इंग्लिश में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सरकार पता क्या कहती है? सरकार कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है किसानों से। किसानों से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है भाई कि जब किसी किसान ने जो है उत्पादन किया, कोई खेती की, मान के चलो अनाज की खेती की, अब उसने लागत लगाई 1 लाख की, और अनाज जब खेती कर ली उसके बाद क्या हुआ? सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और अनाज जो है, मान के चलो अनाज के प्राइस जो थे वो कम हो गए, तो उसको घाटा हो जाएगा। तो यहां पर सरकार बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुमसे जो है हम एक न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उस पर हम ले लेंगे। मतलब एक न्यूनतम मूल्य ले लिया, मान के चलो हम जो है तुमसे गेहूं लेंगे 20 रुपए किलो पे, 20 रुपए केजी पे, है ना, 20 रुपए केजी पे जो है हम तुमसे क्या ले लेंगे? गेहूं ले लेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो है किसान जो है उनको लॉस नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ जो लोग भूखे हैं बेचारे, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको जो है सस्ते दाम में ये गेहूं जो है मिल जाएंगे। प्लस जहां पर प्राकृतिक आपदा आ गई है वहां गेहूं दे देगी, वहां चावल दे देगी। ठीक है ना, तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसको दे देती है सरकार? किसानों को, कि भैया इतने पर, तो इतने फिक्स प्राइस पर तो हम तुम्हारे गेहूं ले ही ले लेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे कितनी भी कीमत गिर जाए गेहूं की, चाहे चावल की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपसे जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है खाद्य पदार्थ ले लेंगे, है ना। उसको हम क्या बोल देते हैं? MSP बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे हम बोलते हैं निर्धारित किया जाता है बफर स्टॉक के कुछ हिस्से को जो है कम कीमत पर गरीबों को यहां पर खाद दिया जाता है बेसिकली। अब क्या किया जाता है? देखो, बफर स्टॉक गया, किसके पास गया बफर स्टॉक? बफर स्टॉक सरकारी संस्था के पास जाएगा, इसका नाम है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम। अब इसके पास जाएगा, इसका कुछ हिस्सा जो होगा कहां जाएगा? गरीबों को। आपने सुना होगा ये जो BPL वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा वाले जो होते हैं, है ना, और बहुत सारे होते हैं इसमें, बेसिकली इसमें आता है एक एवो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है? आपने देखा होगा राशन कार्ड वाले जो आते हैं, राशन लेके आप जाते हो सरकारी दुकानों पे, सरकारी दुकानों पे आपको मिट्टी का तेल भी देते हैं, चीनी भी देते हैं। आपको, आपने देखा होगा बहुत, जैसे जो बच्चे मेरे को गांव से देख रहे होंगे या फिर जो छोटे शहरों से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, है ना, राशन कार्ड होता है ना आपका, एक राशन कार्ड होगा जिसमें BPL वाले लोग आते हैं और इसमें बहुत सस्ते दाम पर जो है आपको चावल, गेहूं, चीनी वगैरह, मिट्टी का तेल मिलता है आपको, ये सब मिलता है ना। तो ये किसके थ्रू जाता है भाई? तो यहां पर जो ये FCI जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये बंटवाती है बहुत ही सस्ते दाम पर। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ, हाँ या ना, जल्दी से, हाँ या ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, तो ये जो हाँ, ये जो कार्ड जो होते हैं, जैसे BPL कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो 2-3 तरह के होते हैं। एक अंत्योदय होता है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, उन्हें तो बहुत सस्ते में दिया जाता है। एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन जो थोड़े कम गरीब है, और एक होता है एवो पॉवर्टी लाइन तो जो बिल्कुल ठीक ठाक है ना। तो 3 तरह के होते हैं बेसिकली, तो इनमें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया। इस कीमत को जो है निर्गत कीमत कहते हैं। गरीबों तक जो है सस्ते दर पर जो है अनाज पहुंचाने के लिए जन वितरण प्रणाली, जिसे हम क्या बोलते हैं? PDS, है ना, ये याद रखना, PDS का सहारा लिया जाता है। समझ में आ गया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इसमें होता क्या बेसिकली? इसमें जो है हम सस्ते दामों पर, याद रखना PDS या फिर जन वितरण प्रणाली, इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें जो है गरीब लोगों को सस्ते दाम पर जो है खाद्य पदार्थों को मुहैया करवाते हैं, है ना। अब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं,
बफर स्टॉक कौन लाता है? बफर स्टॉक सरकार का एक स्टॉक होता है जो एफसीआई भारतीय खाद्य निगम जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखता है। और वो क्या करता है, उसके पास कहां से आता है भाई? तो वो जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है किसानों से ले लेता है, उसको जो है सस्ते दाम पर जो है गरीबों को दे देता है। किसके अंडर में देता है भाई? तो ये जन वितरण प्रणाली पीडीएस के सहारा, पीडीएस का सहारा लेके जो है ये करता है। बाकी के बफर स्टॉक को जो है सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी आपदा में काम आए, है ना। तो जैसे मान के चलो जो बफर स्टॉक है सरकार के पास, सरकार मतलब एफसीआई, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सरकार मतलब एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अपने पास स्टॉक रखती है। कुछ हिस्सा जो है गरीबों में बांट देती है, कुछ हिस्सा अपने पास स्टॉक के रूप में रखती है कि भविष्य में कोई अगर आपदा आ गई, कहीं मान के चलो कहीं सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इस केस में जो है वो बंटवा देंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जन वितरण प्रणाली के बारे में। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना। तो पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस इंग्लिश में बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यह प्रणाली जो है लाखों दुकानों से मिलकर जो बनी है, जिन्हें जो है उचित मूल्य की दुकानों पर, जो यहाँ राशनों की दुकानों कहते हैं बेसिकली, है ना। तो जैसे आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं राशन की दुकान होती है, हर गांव में, हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपको ये देखने को मिल जाएंगी दुकानें जो होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है भैया, अपना राशन कार्ड ले जाओगे, आपका नाम बोलेगा वो, और आपको जो है सस्ते में जो है वो चीज मुहैया हो जाएगी। तो ये प्रणाली कौन सी है, ये कौन करवा रहा है बेसिकली? तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार करवा रही है। किसके थ्रू करवा रही है? तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। इन दुकानों से जो है लोगों को जो है क्या मिलता है भाई? खाद मिलेगा, चीनी मिलेगी, मिट्टी का तेल मिलेगा, देखो आगे वही चीज है ना, सस्ते दाम पर, ठीक है, पर बेचा जाता है। यदि कोई जो है परिवार राशन की दुकान से सामान खरीदना चाहता है तो उसके लिए जो है उसे एक राशन कार्ड बनवाना पड़ता है। और राशन कार्ड भी बहुत तरीके के होते हैं, बता दिया था मैंने, है ना। आमतौर पर जो है एक राशन कार्ड पर जो है महीने में, हाँ ये याद रखना डेटा, ये अच्छा डेटा है कि आमतौर पर हम बात करें राशन कार्ड की, तो ये यहाँ पर महीने की हम बात करें तो 35 किलो अनाज और 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलो जो है चीनी यहाँ पर मिल सकती है मैक्सिमम, है ना, महीने में। हर महीने की बात हो रही है। लेकिन वस्तु की लिस्ट और मात्रा राज्यों के हिसाब से बदल दी जाती है। लेकिन हाँ, ये जो मात्रा जो है कितनी मिलेगी, है ना, वस्तु की लिस्ट जो है क्या क्या मिलना चाहिए, है ना, और कितनी मात्रा है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकारों पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो देखो राशन की दुकानों की जो है शुरुआत भारत में बंगाल के आकार, हाँ अब यहाँ पर यहाँ पर एक जो मेन क्वेश्चन आता है, ये समझ लो कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये जो आज आप देख रहे हो, ये जो राशन जो बट्टा है भाई, है ना, अलग अलग पीडीएस की दुकानों पर बिकता है भाई ये, तो उसकी शुरुआत कब हुई? तो जैसे कि आपको मैंने बताया था भाई 1945 में क्या हुआ था भाई, 1940 के दशक में जो फेमाइन आई थी, जो भुखमरी आई थी, उसके बाद जो है ये कदम उठाया गया था। तो अंग्रेजों के टाइम पर ही जो है ये कदम उठा लिया गया था। जब वो फेमाइन आई थी, भुखमरी आई थी बंगाल में, तो उस टाइम पर ही जो है ये कदम उठाया गया था। ठीक है, तो देखो राशन की दुकानों की शुरुआत भारत में बंगाल के अकाल से निपटने के लिए हुई थी, है ना। इस सिस्टम को जो है 1960 के दशक में फिर से जिंदा किया गया। जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, तो 1960 के दशक में जब हरित क्रांति चल रही थी, उस टाइम पर इस सिस्टम को फिर से जिंदा किया गया कि हमें भाई हमारे देश में गरीबी मिटानी है भाई। बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, तो उनको जो है सस्ते में खाना मुहैया करवाना है। उसके बाद जो 1970 के दशक में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए 3 महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम शुरू किए। अब यहाँ पर फिर अलग अलग जो कार्यक्रम है, अलग अलग जो योजनाएं हैं 1970 के दशक में जो है शुरू की गई सरकार के द्वारा। तो पहली योजना थी जन वितरण प्रणाली, पीडीएस बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है बेसिकली, इसके अलग अलग नाम थे। तो देखो जब 1970 में शुरू हुई थी, तो आज के टाइम पर क्या है भाई, आज के टाइम पर पूरे देश में था, पूरे देश में सिस्टम चल रहा है, पूरे देश में। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि जिस देश में गरीबी ज्यादा है, जिस देश में भूखे लोग ज्यादा हैं, उस देश में ही जो है ये जन वितरण प्रणाली चला करती थी। तो याद रखना कि स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तो हर जगह नहीं था ये। किस किस जगह पे था भाई? तो हर जगह पे नहीं था भाई, सिर्फ उन जगहों पे था जहां पर ज्यादा ही खाद्य असुरक्षा है। ठीक है, तो देखो इस सिस्टम को और भी जो है मजबूत किया गया ताकि जो है अधिक से अधिक जो है जरूरतमंद लोगों को जो है खाद्य पहुंचा सके। और बी की हम बात करें, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ये यूज की गई, इसको हम बोलते हैं आईसीडीएस। गरीब बच्चों को जो उचित पोषण विकास करने के लिए जो उद्देश्य से इस सेवा को शुरू किया गया था कि भाई जो बच्चे हैं जो बचपन में ही भूख के कारण कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस सिस्टम की हम बात करें, जन वितरण प्रणाली, इसको समय से समय मजबूत किया गया है। पहले क्या था भाई, पहले जो है जहां ज्यादा दिक्कत है, जहां ज्यादा लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पर शुरू किया गया। बाद में जो है इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया। तो जन वितरण प्रणाली को जो है समय के साथ साथ जो है जैसे जैसे सरकार के पास ज्यादा पैसा आता गया, तो उन्होंने और भी जो है सिस्टम को मजबूत किया है। दूसरे की हम बात करें एकीकृत बाल विकास सेवाओं के बारे में, तो यहां पर जो गरीब बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार बन जाते हैं, उनको जो है एक आप बोल सकते हो पोषण प्रदान करना ही इस योजना की जो है जिम्मेदारी थी। काम के बदले जो अनाज, ये ऐसे क्या बोला गया, ऐसे बोला गया FFW, है ना। तो इस कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया था ताकि जो है गरीब लोग जो है काम के बदले कुछ कमा भी सके। ठीक है, काम के बदले
अनाज। तो यहाँ पर जब आप काम करोगे उसके बदले जो आपको क्या दिया जाएगा, आप काम करोगे उसके बदले आपको जो है अनाज में जो है पेमेंट की जाएगी। इसके अलावा जो है समय समय पर जो है खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में जो है मध्य भोजन स्कीम, जैसे आपने देखो मैं मिड डे स्कीम, मिड डे मील स्कीम, इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, एक तो भैया बच्चों का पेट भरेगा, दूसरा बच्चे जो है खाने की वजह से जो है स्कूल भी आएंगे, खाने के लालच की वजह से। तो आप देखते हो ना ये जो मिड डे स्कीम चली थी जो है ना, मिड डे मील स्कीम, ताकि जो है गरीब बच्चों को जो है ताजा पका हुआ भोजन मिल सके। लेकिन रियलिटी सब जानते हैं भाई, है ना, कोई पका हुआ खाना नहीं मिलता, सड़ा गला खाना, जो अच्छा माल आता है वो बांट के खा लिया जाता है। इतना ज्यादा करप्शन फैल चुका है कि अच्छा कोई ढंग का खाना नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, ये तो सब मैंने पढ़ा दिया आपको। हाँ, पीडीएस की जो है वर्तमान स्थिति, तो अभी पूरे भारत में जो है लगभग जो है 5.5 लाख राशन की दुकान है, अभी की हम बात करें, है ना। यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा वितरण प्रणाली है। हमारा जो पीडीएस जो है, हमारा जो जन वितरण प्रणाली जो है, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली मानी जाती है, कि सबसे ज्यादा भाई लोगों को जरूरत भी है इसकी बेसिकली, है ना। योजना के नाम जैसे हम बात करें तो ये योजनाओं के कुछ नाम है, इनको देख सकते हो आप। तो देखो, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो थी 1992, है ना, लक्ष्य समूह सर्वजनित, है ना, और निर्गत कीमत जो है आप बोल सकते हो गेहूं 2.34 रुपए किलो, चावल इतने सस्ते में बेचे जाएंगे। तो आप देख सकते हो, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब इसको बाद में इसमें संशोधन भी किए गए बहुत ज्यादा, है ना, इसमें जो है संशोधन भी किए गए। इसमें पिछड़े जो ब्लॉक थे 1992 में 20 यहाँ पे अधिकतम मात्रा कितनी, 20 किलो अनाज, ठीक है, गेहूं 2.80 और चावल जो है 3.70। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में निर्धन और गैर निर्धन एपीएल और बीपीएल, मतलब पहले देखो क्या था, पहले मैंने बताया ना आपको 3 हिस्सों में इसे विभाजित कर लिया था, कि पहले सबसे पहले क्या था कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी इसको जो है इसमें अपडेट किए गए हैं। जैसे ऐप जो होता है ना, ऐप धीरे धीरे ऐप में अपडेट होते रहते हैं, तो ये सेम जो है, तीनों चीजें सेम ही है, ये तीनों जो चीजें हैं वो सेम ही है, इनमें जो है संशोधन किए गए हैं। पहले जहां पर ज्यादा ही दिक्कत थी वहां पे ये चीजें थी, फिर क्या हुआ भाई, जो पिछड़े इलाके हैं उनमें आई है, फिर क्या हुआ भाई, फिर अब क्या है, अब का सीन ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब को मिल रही है, कि जो निर्धन नहीं भी है वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत ये है कि देखो, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें 2.5 रुपए किलो मिलेंगे, है ना। जो एपीएल है, जो एव पॉवर्टी लाइन है, मतलब जो गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें 4.5, मतलब उन्हें ज्यादा प्राइस पे जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, पहले सिर्फ गरीबों के लिए था, और पहले सिर्फ गरीब इलाकों में था। अब क्या किया, अब पूरे देश में कर दिया, लेकिन सिर्फ गरीबों को मिलेगा। लेकिन अब क्या है भाई, अब जो है चाहे गरीब हो और चाहे गरीबी रेखा से ऊपर हो, अमीर की बात नहीं कर रहा, गरीबी रेखा से ऊपर हो थोड़ा सा, है ना, जैसे हम एपीएल बोलते हैं, वो पॉवर्टी लाइन, तो उसको जो है क्या मिलेगा, उनको भी दिया जाएगा सस्ते में। लेकिन अगर बीपीएल की बात करें, अगर आप बीपीएल में आते हो तो आपको 2.5 रुपए किलो अनाज मिल जाएगा। अगर आप एपीएल में आते हो, यानी कि आप गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हो, तो आपको 5.5-4 रुपए में जो है आपको अनाज दिया जाएगा, ठीक है, प्रति किलो। तो यहां पर फिर आपके इसके बाद क्या आई भाई, इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना आई, है ना, ये 2000 में आरंभ की। तो निर्धनों में जो है सबसे निर्धन जो है, मतलब बहुत ज्यादा निर्धन जो है, होता है ना, गरीबी में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो गरीबों का भी गरीब है ना, गरीबों का भी गरीब जो है, तो यहां पर उसको जो है यहाँ पर 35 किलो जो है अनाज दिया जाएगा, और सिर्फ 2 रुपए, है ना, चावल जो है 3 रुपए किलो, ठीक है ना। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की हम बात करें, 2013 में पास किया था, योग्य परिवार के लिए बेसिकली। तो 5 किलो जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक है, 5 किलो जो है यहाँ पर अनाज दिया जाएगा प्रति व्यक्ति प्रति माह। और इसमें जो है गेहूं जो है 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो, अनाज जो है यहाँ पर 1 रुपए किलो। अनाज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बाजरा मक्का वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना, ठीक है, चलिए। है ना, अब एक चीज और रह गई थी बेटा आपकी, हाँ, तो यहां पर थोड़ा सी एक चीज देख लेते हैं, बफर स्टॉक की स्थिति क्या है हमारे पास, है ना। तो 2002 की जुलाई में एफसीआई के पास जो है खाद का 63 मिलियन टन जो है स्टॉक था, जो कि निर्धारित स्टॉक, है ना, से जो है बहुत अधिक था। जब 2002 से 3 में सूखा पड़ा था, तो राहत देने के क्रम में एफसीआई का स्टॉक जो है कुछ हद तक खाली हुआ। बफर स्टॉक का अधिक होना एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें कई समस्याएं उठ जा खड़ी होती हैं। एफसीआई के गोदामों में अनाज या तो सड़ जाता है या फिर उन्हें चूहे खा लेते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं बेसिकली, है ना, कि बफर स्टॉक की स्थिति क्या है, स्थिति अच्छी है। 2003 के डेटा की हम बात करें तो करीबन जो है ये अच्छा खासा था, 23 मिलियन टन था ये बेसिकली, है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई, जब यहाँ पर कुछ दिक्कत आई थी, उसके बाद यहाँ पर इसके स्टॉक में कुछ बढ़ोतरी हुई। लेकिन एक निशानी होती है कि अगर बफर स्टॉक है किसी सरकार के पास, पर्याप्त ज्यादा मात्रा में बफर स्टॉक है, तो एक पॉजिटिव साइन होता है, एक सकारात्मक चीज होती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, कभी कभी इनके जो स्टॉक में अनाज वगैरह पड़ा होता है वो कभी कभी सड़ जाता है ना, या फिर उन्हें चूहे खा लेते हैं, तो ये वो दिक्कत देता है। तो इसमें जो है सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। बाकी अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्याएं क्या है, तो उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो, गेहूं और धान के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप कि यहाँ पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है, अभी दो तीन चीजों पे दिए गए हैं, अभी तो जैसे बढ़ गई है, पहले किस पे थे, सिर्फ पहले जो है सिर्फ गेहूं और धान पर थे। अब जब न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गए हैं किसानों को, तो अब क्या होगा भाई, अब देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गए हैं, अब किसान को घाटा हो नहीं सकता कि भैया अब सरकार बचा लेगी, सरकार ने एक प्राइस दे दिया, एक कीमत दे दी भैया, इस पे तो हम ले ही लेंगे, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कब होगी, दिक्कत तब होगी जब किसान जो है लालच में आके सिर्फ गेहूं और धान ही उगाएंगे, बाकी दूसरी फसलें नहीं उगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे रही है, उसमें घाटा हो गया तो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर वही बात है कि गेहूं और धान के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से कई समस्याएं उत्पन्न हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है अनाज बेचने के उद्देश्य से अधिकतर किसान अब गेहूं और धान उगाने पर ही जो है अधिक ध्यान देते हैं। इससे जो है मोटे अनाज, जैसे इससे दूसरे जो अनाज है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गई, मक्का हो गई, उनकी जो है कमी होने लगी, अब उन्हें कोई उगा ही नहीं रहा है ना। तो धान और गेहूं की खेती में जो है गहन सिंचाई की जरूरत पड़ती है ना, जिसके कारण जो है भूमि में जल स्तर भी कम हो रहा है। मतलब गहन खेती मतलब गहन पानी की, मतलब सिंचाई मतलब पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे धान में तो हमेशा पानी चाहिए, धान के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। धान की हम बात करें तो धान आप देखोगे तटीय मैदानों में बहुत होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं इनमें बहुत होते हैं, बारिश अच्छी खासी होती है। गेहूं के लिए भी पानी चाहिए आपको सिंचाई के लिए। इससे क्या हो रहा है भाई, इससे जो भूमिगत जल जो है, भूमि के अंदर जो जल है वो उसकी कमी आ रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कई राज्यों में जो है सहकारी समितियों ने पीडीएस से बेहतर काम किया। तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानों में जो है सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती हैं। ये सहकारी समितियां क्या होती हैं, है ना, ये कुछ जो लोग होते हैं आपस के लोकल लोग जो होते हैं मिलके काम करते हैं, बेसिकली समितियां बना लेते हैं और ये एक दूसरे की जो हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें कहाँ की, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, यहाँ पे 94% जो लोग हैं वो 94% जो यहाँ पर राशन की दुकानें हैं वहां पर किसके द्वारा चलाई जा रही है, सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने अनाज बैंकों की स्थापना में गैर सरकारी संगठनों की सहायता की है, जिससे जो है गरीबों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में जो है मदर डेयरी की दुकानों के द्वारा जो है लोगों तक जो है फल, सब्जियां और दूध सस्ते दरों पर जो पहुंचाया जा रहा है। गुजरात का जो है अमूल दूध की हम बात करें, ये किसका एक हिस्सा है, अमूल दूध जो डॉक्टर वर्गीश कुरियन थे, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी बताया जाता है, उन्होंने जो है उनके संस्थापक बोला जाता है अमूल का भी, है ना। तो अमूल ने एक बहुत बड़ा योगदान किया। अमूल बेसिकली कोई कंपनी नहीं है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक सहकारी समिति है। इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है किस चीज में, तो भैया इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है एक श्वेत क्रांति लाने में, दूध का उत्पादन बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है ना। दूध उत्पादन को घर घर पहुंचाने में सहकारी समिति का जो है एक सफल योगदान भी रहा है। तो बहुत सारी जो सहकारी समितियां थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी, इनका जो है बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। इसी के साथ जो चैप्टर जो था ये खत्म हो गया भैया। खाने पीने की कोई कमी नहीं है भाई किसी के पास, बस आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तो भैया विदा लेते हैं आपसे, एंड करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपको एक एक चीज जो है इस लेक्चर से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।